हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस के लिए सी प्लस प्लस जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट का क्वेश्चन आता है हमेशा पेपर में, एंड दैट इज कॉल्ड द रैंडम फंक्शन पे आउटपुट का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको मिलेगा। तो आइए उसी को थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, तो रैंडम जो हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसे इसके नाम में ही आप देख रहे हैं रैंडम शब्द आता है। तो अगर हम रैंडम फंक्शन की बात करते हैं तो इसके डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन जनरेट रैंडम वैल्यूज इन अ गिवन रेंज। ठीक है, ये फंक्शन में खासियत होता है कि ये आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है इन अ गिवन रेंज। मतलब एक रेंज होगा, उस रेंज के अंदर बार बार ये आपको कोई भी रैंडम वैल्यू ला के दे सकता है। तो इसलिए इनकी जो आउटपुट्स होती हैं उनको एग्जैक्टली बता देना कि हाँ इसका ये आंसर यही रहेगा हमेशा, वो पॉसिबल नहीं है कि एवरी टाइम दिस फंक्शन जनरेट अ डिफरेंट नंबर सो वी गेट अ डिफरेंट आउटपुट। फॉर दिस क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें चॉइस अवेलेबल होगा। इट्स अ काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसमें आपको मल्टीपल चॉइस गिवन होगी, बट इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि सारी आउटपुट ही सही हो, या फिर हो सकता है कि उनमें से कोई एक या दो सही हो। तो हमें सिर्फ इतना ही बताना होता है कि उनमें से कौन सी आउटपुट सही है, मतलब हमें भी ओनली गैस द आउटपुट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है कि आप एग्जैक्टली ऐसे आप देखते हैं नॉर्मली एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका सिंगल आउटपुट रहता है, तो वो ऐसा इसमें इसके साथ नहीं है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट गैस करना है और जो भी ऑप्शन दिए उसमें से बता देना है कि ये आउटपुट आ सकता है और ये आउटपुट नहीं आ सकता है। तो आइए इसको देखते हैं कि सी प्लस प्लस में इस फंक्शन के ऊपर कैसे काम किया जाता है। तो देखिए कैसे काम करता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सपोज करिए पहले मैंने इसको लिखा ऐसे इंट n इक्वल्स टू में रैंडम। ठीक है, अब मैं इंट पहले आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जैसे इसकी पहली जो फॉर्म होती है वो तो ये होती है सर, जैसे आपने लिख दिया रैंडम n। ठीक है, अभी किसी के इक्वेट में रहेगा, अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि एक फॉर्म तो ये होता है रैंडम n लिख दिया खाली। तो जब आप इस तरह से रैंडम n लिख देंगे तो आपको याद रखना है कि जो नंबर इसमें जनरेट होंगे उनका जो रेंज होगा वो आपका जाएगा 0 से लेकर n-1। ठीक है, जितना भी आप लिख देंगे 0 से वो वैल्यू स्टार्ट होगा और उसका सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो n-1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, तो जैसे आपने लिखा इंट x इक्वल टू में रैंडम 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंडम 10 का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर वैल्यू जनरेट होंगी 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, है ना। 0 से लेकर n-1 है ना, तो n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है आपके लिए, 10 कर रहा है, तो 10-1 मीन्स 9 होगा। तो इस केस में जो x की वैल्यूज होंगी वो आपकी 0 से लेकर 9 के बीच में ये कोई भी नंबर ले सकता है। ठीक है, 0 भी ले सकता है, नेक्स्ट आउटपुट में 1 हो सकता है। तो ये इसका रेंज आपको मिल गया इस तरह से। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। एक फॉर्म तो इसका ये होता है। दूसरा फॉर्म इसका क्या होता है, उसमें हम ऐसे लिखते हैं। देखिए, हम रैंडम तो लिखेंगे ही, प्लस में यहाँ पर हम इस बार हम स्मॉल n बना देते हैं और प्लस में यहाँ पर हम कैपिटल N कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, या फिर इसको भी यहाँ स्मॉल n कर दो समझने के लिए, कोई नहीं। तो ये हमारा n-1 हो जाएगा फिर इधर। ठीक है, तो ये हमारा n-1 क्लियर है। यहाँ पे n10 था तो 0 से लेकर 9 तक चला गया। अब मैंने इसके साथ प्लस में n कर दिया है। तो इस केस में अब क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि इस केस में जो रेंज होगा वो आपका जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0 प्लस n से लेकर n-1 प्लस n तक जाएगा। यानी आप क्या समझे कि जो रेंज हमारा पहले था, जैसे हमारा पहला रेंज जब मैंने इतना ही लिखा था, इसमें प्लस n नहीं किया था, तो ये रेंज 0 से n-1 जा रहा था। लेकिन जब आप उसमें प्लस n करेंगे तो वही वैल्यू इनिशियल और लास्ट वैल्यू में भी जुड़ जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये बात। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपने इंट y लिया और यहाँ पर आपने लिखा देखिए रैंडम 10 और प्लस में यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 20। इस तरह से आपने यहाँ पे लिखा है। देखिए, तो इस केस में पहले आप रैंडम 10 पे फोकस करिए। तो रैंडम 10 का जब जनरेट होंगी वैल्यू तो रेंज क्या रहेगा, 0 से लेकर 9 तक रहेगा। मतलब यहाँ से आपको रेंज 0 से 9 मिलेगा, बट आपने उसमें 20 ऐड करना है, मतलब उसकी जो इनिशियल वैल्यू उसमें भी और जो सबसे फाइनल वैल्यू है उसमें भी। ठीक है, मतलब जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू था उसमें भी और सबसे हाईएस्ट जो मिला उसमें भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस केस में जो रेंज आपका बनेगा किसके लिए, x की जो वैल्यूज y की जो वैल्यूज बनेंगी
वो 0 से 9 नहीं जाएंगी, तो आप 0 में भी 20 जोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ रेंज बनेगा। देखिए 0 + 20, यहाँ पे देखिए 0 + n, तो n का काम ये कर रहा है हमारे लिए इस केस में, तो 0 + n मतलब 0 + 20, तो ये हो गया 20 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, है ना, 20 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, तो लास्ट वैल्यू यहाँ पे 9 था, तो 9 में भी 20 जुड़ जाएगा। मतलब आपको जो सबसे छोटी वैल्यू उसमें भी 20 जोड़ देना जो यहाँ पे लिखा था, और सबसे लास्ट वैल्यू जो आ रही थी 9 उसमें भी 20 जोड़ देना, 29 होगा। तो अब यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी उसकी रेंज बन जाएगी 20 से लेके 29 तक। तो आपने बस वही नंबर उसमें ऐड हो जाता है जो आप उसमें आके लिखते हैं। अगर सपोज करिए मैं आपने यहाँ पे 30 लिखता तो ये 30 ऐड होता, तो फिर आपकी रेंज बन जाती 30 से लेके 39 तक। आ रहा है समझ में? तो यही दो बेसिक फॉर्म्स होती है रैंडम फंक्शन की, एक जिसमें हम सिंपल तरीके से लिखते हैं ऐसे रैंडम 10 जैसे मैंने लिखा था, और एक इसमें जब हम रैंडम कुछ लिखते हैं और प्लस में उसमें कोई नंबर ऐड कर देते हैं बाद में, तो उसमें रेंज में उतना ही आपको एक्सीड करना होता है उसको फिर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। इसको आप कॉपी करिए। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलिए, हाँ जी, तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो वाइट मेन से स्टार्ट किया, रैंडमाइज तो फंक्शन के लिए लिखना होता है। उसके बाद आता है इंट माइनम, माइनम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और एक मैक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। उसके लिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड है 5, मतलब मैक्स हमारे लिए इस पूरे क्वेश्चन में 5 फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए यही है, तो इस पर फोकस करते हैं। माइनम की जो वैल्यू है 20 + रैंडम मैक्स है। आप देख सकते हैं मैक्स जो है वो कितना है, 5 है, तो आप मैक्स को 5 फिक्स कर दीजिए। तो इसको यहाँ पर आइए, यहाँ इसको हम ड्राई रन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे लिए माइनम हो गया, ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा 20 और प्लस में यहाँ पर बनेगा बताओ क्या, रैंडम, और मैक्स कितना था सर हमारा 5। तो ये हमें क्या वैल्यू जनरेट करेगा, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब वो 20 उसमें ऐड हो जाएगा जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो इसलिए माइनम की जो वैल्यू होगी वो 20 से लेके कहाँ तक जाएगी, 24 तक। हो रहा है क्लियर? तो 0 में भी 20 जोड़ दिया, 20 हो गया मिनिमम वैल्यू, और 20 में 4 भी जोड़ दिया, 24 हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से आप इसको रेंज बना लीजिए। ठीक है, तो माइनम की जो वैल्यू है 20 से लेकर 24 तक कोई भी वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद एक हमने फॉर लूप चलाया जिसमें इंट से हमने स्टार्ट किया, इंटीजर n दिया, जो कि माइनम की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वहाँ से वो n जो है वो स्टार्ट करेगा, और उसके बाद n <= 25 रहेगा और n++। उसके बाद सी आउट में n प्रिंट करेंगे विद, आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ में दे रखा है आपको n/6, तो यानी कि इसको बाद में हमें लगाना है। ठीक है, तो अगर हम इस पर बात करते हैं तो देखो कैसे इसके आउटपुट हम यहाँ पे उठा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि फॉर लूप में आप देखा करें कि जो वेरिएबल पर फॉर लूप चल रहा है, तो फॉर लूप किस पे चल रहा है, कैपिटल एन पे चल रहा है। तो आप ये चेक कर लें कि फॉर लूप पे जो कैपिटल एन चल रहा है वो एन प्रिंट हो रहा है या फिर वो सिर्फ उस लूप को चलाने में हेल्प कर रहा है, या सिर्फ उसके लूप की रिपीटिशन में हेल्प कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एन प्रिंट हो रहा है, तो मतलब लूप एन पे डिपेंड भी कर रहा है और साथ साथ वो एन उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंट भी करते जाना है। ठीक है, लेकिन आप इस पर फोकस करिए कि कब तक हमें इसको प्रिंट करना है, मतलब चलें जहां मर्जी से, मतलब एन की वैल्यू जहां मर्जी से स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपको खत्म कहां करना है, उसको 25 पे लिखा है ना, n इज लेस देन 25 और n++ तो हो ही रहा है। तो मतलब मेरा जो इनिशियल वैल्यू वो कहीं से भी हो सकता है, बट मुझे इतना पता मैक्सिमम जो n जाएगा वो 25 तक ही जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ कि सारे आउटपुट का जो आखिरी वैल्यू है वो 25 है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 के साथ आप वी टेक इट एज स्टार। ठीक है, वैसे तो इसका नाम जो होता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होता है वो एंस्टेटिक्स होता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको एज ए स्टार के रूप में ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये सब में सबसे आखिरी में सबके स्टार आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी एंड प्रिंट होगा तो उसके बाद स्टार तो आएगा ही। अब देखो 25 पे यहाँ पे एंड हो रहा है, 25 पे एंड यहाँ भी हो रहा है, 25 पे एंड ये भी हो रहा है। तो अब मतलब कि ये 3 आउटपुट तो रेस में है और मैं थर्ड आउटपुट को रेस से बाहर कर दूंगा, तो थर्ड आउटपुट जो है वो मेरी रेस से बाहर हो गई। तो आप सोचेंगे सर आपने इतना जल्दी कैसे आइडिया लगा लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ से पता लग गया था कि n का सबसे आखिरी वैल्यू 25 है, चाहे n यहाँ से स्टार्ट जहां मर्जी से हो। तो मैंने पता लगा लिया कि भाई थर्ड आउटपुट तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो एंड हो रही है 24 पे। ठीक है, अब 3 आउटपुट बची हैं, क्या देखते हैं इनमें सारे सही हैं कि कुछ सही है। तो अब आप देखो कि स्टार्टिंग वैल्यू माइनम का क्या क्या है, क्योंकि माइनम से n स्टार्ट होगा, तो माइनम का वैल्यू जो हो सकता है वो 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22, 23 और मैक्सिमम 24। तो मतलब हमारा जो n है या फिर वो 20 से स्टार्ट हो सकता है, या फिर n हमारा 21 से या n 22 से, क्योंकि वो माइनम है। तो माइनम तो जनरेट जो वैल्यू होगा जनरेट होगी उसमें आएगी, तो कुछ भी आ सकती है। तो ये रैंडमली इनमें से कोई वैल्यू उठा सकता है।
तो n इनमें से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि सबके n इनमें से किसी एक वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 22 से स्टार्ट हो रहा है, ओके रिपोर्ट है। और यहाँ पे 21 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ओके रिपोर्ट है। आ रहा है समझ में? क्योंकि इनमें से किसी भी वैल्यू से हम स्टार्ट कर सकते थे एन को, और वो यहाँ पर हो रहा है। तो 20 और सब में 25 तो एंड हो ही रहा था, वो तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो फाइनल वैल्यू से हमें दिक्कत नहीं थी, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, हमें मिनिमम से पता करना था कि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ओके रिपोर्ट है, सब में 20, देन वी हैव 22 एंड देन वी हैव हियर 21। तो दैट मीन्स इस आउटपुट, थर्ड आउटपुट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी आउटपुट यहाँ पे सही है। तो जो हमने एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। तो करेक्ट आउटपुट इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट हो सकती है, ओके रिपोर्ट थी यहाँ पर, सेकंड में भी ओके रिपोर्ट थी, थर्ड हमारी आउटपुट नहीं हो सकता, अभी मैंने आपको बताया था, एंड द लास्ट आउटपुट यहाँ पे फोर्थ हो सकता है। ठीक है, तो आ रहा है आपको समझ में कैसे मैंने इस क्वेश्चन का आउटपुट क्रिएट कर लिया? ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से इसको समझिए। आइए, इसमें वो फाइल्स वगैरह इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, #include iostream.h वगैरह मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। आइए, तो इसमें एक ये कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट इज अ कीवर्ड जिसके आगे लग जाता है तो उसका तो उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहेगी, यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो इस पूरे प्रोग्राम में हम लो की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लो इस पूरे प्रोग्राम में 15 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, तो यहाँ पर तो रैंडमाइज यूज हो गया, ठीक है। आगे चलिए, एक इंटीजर में पॉइंट नाम का वेरिएबल लिया है जिसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 5 से, और एक और वेरिएबल लिया है नंबर नाम से, ठीक है। अब फॉर लूप चला रहा है, इंट आई 1 से स्टार्ट करेंगे, आई जब तक चलेगा जब तक आई लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा, और आई प्लस प्लस। तो मैंने आपको बार बार बताइए कि आप जब भी फॉर लूप पे काम करें तो आप देखिए कि जिस जो वेरिएबल फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ है क्या वो प्रिंट में यूज हो रहा है, क्या वो प्रिंटिंग में जा रहा है कहीं पर। तो आप देख सकते हैं आई कहीं भी प्रिंटिंग में नहीं जा रहा है। तो दैट मीन्स ये आई का काम यहाँ पर क्या है, ये आई का काम सिर्फ यहाँ पर ये है कि आपको ये जो कोडिंग है नीचे जो मैंने 3 लाइंस लिखी हैं इसके अंदर फॉर लूप के, उसको कितनी बार चलाना है। तो ऑब्वियस ही बात, अगर मैं यहाँ से देखूं तो आई यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जाएगा, तो 1 2 3 एंड देन 4, यानी कि ये आई इस 3 लाइंस को 4 बार प्रिंट करेगा, यानी कि 4 बार हमारी आउटपुट आएंगी। तो आई का काम बस इतना यहाँ पर यही है कि 4 हमें आउटपुट्स ला के देनी है, ठीक है, और कोई काम नहीं है यहाँ पर आई का, ठीक है। तो ध्यान रखिए, और हर आउटपुट के बाद आप देख सकते हैं आउटपुट यहाँ से आ रहा है सी आउट से, और हर आउटपुट के बाद कॉलन आना जरूरी है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 आउटपुट बनाइए विद कॉलन। देखिए कैसे, समझिए ध्यान से। तो ये देखो, ये मैंने पहले आउटपुट के लिए बॉक्स बनाया फिर कॉलन, ये दूसरे आउटपुट के लिए बॉक्स बनाया फिर कॉलन, फिर तीसरे आउटपुट के लिए बॉक्स बनाया फिर कॉलन, चौथे आउटपुट के लिए बॉक्स बनाया फिर कॉलन। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से मैंने हर आउटपुट के लिए एक एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है, और हर आउटपुट के बाद ऑब्वियसली बात है कॉलन तो आना ही है, ठीक है। चलिए आगे, तो यहाँ पर उसने इसके अंदर क्या लिखा है, नंबर की वैल्यू लो प्लस रैंडम पॉइंट। अब ध्यान से देखना है और समझना है। तो उसने क्या लिखा है, नंबर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, लो देखिए फिक्स था कितना 15, और प्लस में आप क्या लिखेंगे आगे बताइए, रैंडम, और ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ समझने वाली बात है कि पॉइंट की वैल्यू कितनी है, देखिए 5। तो यहाँ पर हम पॉइंट की वैल्यू पहले कितना रख देंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, जब मतलब ये केस कब का है, जब देखो मैं समझाता हूँ, ये जब पहली आउटपुट चलेगी यहाँ पर तो उस केस में आई की वैल्यू 1 होगी, मतलब ये आई जब 1 होगा उसके लिए हो गया, ये जब आई 2 होगा उसके लिए हो गया, जब ये आई 3 हो जाएगा उसके लिए हो गया, और ये आई जब 4 हो जाएगा उसके लिए हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम ये पहला केस लेंगे, पॉइंट के लिए लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर को प्रिंट करेंगे, फिर कॉलन आ जाएगा, ये देखिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं जैसे हम नेक्स्ट आउटपुट के लिए जाएंगे, मतलब ये लूप जब दोबारा घूमेगा तो उससे पहले पॉइंट घट जाएगा, माइनस माइनस लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, तो पॉइंट में डिक्रीमेंट हो जाएगा एक वैल्यू का, यानी कि बात आपको एक कम कर देनी है। यानी जैसे ये बॉक्स मैंने बनाया था पहले आउटपुट के लिए, जब आई 1 होगा तो यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 5। जब नेक्स्ट आउटपुट के लिए जाएंगे, ये बॉक्स के लिए जाएंगे, जब आई 2 हो जाएगा तो नेक्स्ट आउटपुट के लिए आ जाएंगे आप लूप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 0.5 नहीं होगा, इसके लिए पॉइंट आपको 4 लेना है, फिर नेक्स्ट के लिए 0.3 एंड देन 0.2। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको रेंज को बार बार क्या करना होगा, चेंज। क्योंकि अगर सपोज करो ये वैल्यू फिक्स रहती, रैंडम 5 ही रहता हर आउटपुट के लिए, तो फिर मेरे को पता रहता कि यहाँ से हमेशा 4 नंबर जनरेट हो जाएंगे 0 से लेकर 4 तक, और उसमें बस में 15 जोड़ता जाता, क्योंकि अब मुझे पता ये वैल्यू तो चेंज होने से रही, लो तो आपका चेंज होने से रहा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन खासियत ये है कि रैंडम पॉइंट में पॉइंट की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, उसके कारण हमारा रेंज भी हर बार क्या होगा, चेंज होगा, एक फिक्स रेंज यहाँ पर नहीं रहेगा हर बार। तो ये चीज समझने वाली है बस यहाँ पर। आइए देखिए अब,
तो ये जो मैं बना रहा हूँ पहला केस, अब नंबर की 15 प्लस रैंडम 5, ये पहली आउटपुट के लिए बना रहा हूँ। ध्यान से देखिए पहली आउटपुट का रेंज क्या आएगा, तो रैंडम 5 से बताइए क्या जनरेट होगा, 0 से 4, बिल्कुल सही, 0 से 4। अब ये 15 में भी 0 जुड़ गया तो मिनिमम वैल्यू 15 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 15 प्लस 4 कर दीजिए 19 होगी। तो ये 15 से 19 के बीच में यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि वैल्यू नंबर के अंदर जाएगी, तो यहाँ पर नंबर की जगह पर 15 से 19 के बीच में कोई भी नंबर प्रिंट हो सकता है। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जब ये लूप घूमेगा तो नेक्स्ट टाइम पॉइंट की वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी बताइए, 4 हो जाएगी। तो फिर ये वैल्यू जनरेट होकर 0 से कहां तक जाएगी बताओ, 3 तक जाएगी। 15 तो फिक्स रहेगा, तो 15, 15 प्लस 0, 15 हो गया सेकेंड आउटपुट का मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 15 प्लस 3 यानी कि 18। तो अब बार बार तो आप करने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही तो रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, 15 इसमें भी था 15 भी था, बस आखिरी वैल्यू जो है मैक्सिमम जो यहाँ पे 19 था तो इधर एक घट के 18 हो गया क्योंकि पॉइंट घटा था। तो पॉइंट जैसे से घटेगा तो आपको बस मैक्सिमम वैल्यू घटाते जाइए, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब तो नेक्स्ट आउटपुट बताइए 15 से लेकर कहां तक, 17 तक, और अगली बताइए 15 से लेकर 16 तक। हो रहा है क्लियर? तो ये दो अगर आपको समझ में आए हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पे नंबर चेंज होगा, अगली बार हम 3 लेंगे इसके लिए और 2 लेंगे लास्ट आउटपुट के लिए। बस हमारी सब आउटपुट की रेंज हमने बना ली है। अब चेक कर लेते हैं कि जो हमें आंसर दिए हुए हैं वो क्या इसी रेंज के अंडर आ रहे हैं। जो इस रेंज के अंडर आ रहा होगा वो हमारा आउटपुट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो कई आउटपुट्स में 14 भी आ रहा है। देखो ये सारा पकड़ने का तरीका होता है, तो फटाफट देख लीजिए क्या किसी आउटपुट का रेंज 14 में आ रहा है। नहीं सर, मिनिमम वैल्यू ही 15 है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस नंबर? तो नंबर का जब मिनिमम वैल्यू ही 15 है तो 14 कहां से आ सकता है सर? तो जिन आउटपुट में 14 कहीं पे भी आ रहा हो सर, 14 कहीं भी आउटपुट पे नहीं आ सकता, फर्स्ट पे भी नहीं आ सकता, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में नहीं आ सकता, तो वो आउटपुट को तो आप वैसी रेट से बाहर कर सकते हैं। ये देखिए सेकंड आउटपुट कभी नहीं आ सकता क्योंकि 14 आ रहा है यहाँ पे, देखिए थर्ड आउटपुट कभी नहीं आ सकता, यहाँ भी 14 आ रहा है। तो दो तो मैंने बिना कुछ करे वही समझे रेस से बाहर कर दी। देखिए ठीक है, अब सिर्फ दो आउटपुट रेस में है सर, कौन सी, फर्स्ट और एक कौन सी है सर, फोर्थ। तो आइए देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही है कि दोनों में से कोई एक सही है। चलिए, पहला आउटपुट का रेंज क्या है, 15 से 19, यहाँ पे 19 आ रहा है, ओके रिपोर्ट है। अगले का 15 से 18 है तो 16 आ रहा है, ओके रिपोर्ट है। अगले का रेंज यहाँ पर 15 से 17 है, ठीक है, तो 15 से 17 के बीच में क्या 15 आ जाएगा, ओके रिपोर्ट है। और लास्ट आउटपुट का रेंज है 15 से 16, लेकिन 15 से 16 के बीच में क्या 18 आ जाएगा सर? बिल्कुल नहीं आ सकता। फोर्थ आउटपुट गड़बड़ हो गया सर, यहाँ पे देखिए फोर्थ आउटपुट क्यों गड़बड़ हो गया, फोर्थ आउटपुट का रेंज है 15 और से 16, दो ही नंबर आ सकते हैं 15 या 16, तो भैया 18 कहां से आ रहा है, आ रहा है क्लियर? तो ये आउटपुट भी रेस से क्या हो गया, बाहर हो गया। इसमें स्टार्टिंग की 3 वैल्यू सही चल रही थी, लास्ट आउटपुट ने गड़बड़ कर दिया। चलिए, अब जो फोर्थ आउटपुट बचा था उसको चेक कर लेते हैं, क्या उसकी सारी वैल्यू रेंज में है। पहली 15 से 19, 19 आ रहा है, ओके रिपोर्ट। 15 से 18, 16 आ रहा है, ओके रिपोर्ट। 15 से 17, 15 आ रहा है, ओके रिपोर्ट। लास्ट आउटपुट 15 से 16 आ रहा है, 16 आ रहा है सर, ओके रिपोर्ट। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं फोर्थ वाले केस में सारी आउटपुट्स के जो आंसर्स हैं बिल्कुल विद इन द रेंज आए हैं, कोई भी विदाउट ऐसा नंबर नहीं जो रेंज से बाहर चला गया। तो इन सभी आउटपुट्स में देख सकते हैं फोर्थ आउटपुट हमारे लिए सबसे बेस्ट है, बाकी आउटपुट्स नहीं आ सकती हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा सर फोर्थ। हो रहा है क्लियर सभी को? तो इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक बार रैंडम दिमाग में आ गया ना तो मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। चलिए, हाँ जी, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाइड मेन लिखा हुआ है, रैंडमाइज फंक्शन के लिए यूज हो गया। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कैश सिटी जो है 2D एरे है, ठीक है, याद होगा सभी को, एरे होता है 1D, एक 2D, उसके ऊपर भी होते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं, बट दिस इज 2D एरे, ठीक है। इसमें आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, एंड दीज आर द नेम ऑफ द सिटीज। DEL फॉर हो सकता है दिल्ली है, CHN फॉर चेन्नई, KOL फॉर कोलकाता, बॉम्बे एंड देन बैंगलोर, ठीक है। तो ये के लिए एब्रीवेशंस यूज की गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इंट में फ्लाई नाम का वेरिएबल ले लिया, फॉर लूप चलाया था, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पे भी i का कोई भी प्रिंटिंग में यूज नहीं हो रहा है, मतलब कहीं पे भी i प्रिंट नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी i का सिर्फ यही यूज है कि i को ये लूप कितनी बार चलाएगा, तो i यहाँ पर लूप को 3 बार चलाएगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि i की वैल्यू 0 पे चलेगी, फिर 1 पे एंड देन 2 पे, क्योंकि i लेस देन 3 लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स इस बार यहाँ पर 3 आउटपुट आएंगी, पहली आउटपुट, और हर आउटपुट के बाद ये देखिए सी आउट पे फोकस करिए, सिटी फ्लाई के बाद कॉलन है, मतलब हर आउटपुट के बाद यू गेट अ कॉलन। तो इसलिए मैंने 3 बॉक्स बना दिए और हर आउटपुट के बाद कॉलन भी लगा दिया। चलिए आगे, चलिए
तो आई का काम खत्म। अब आता है फ्लाई। फ्लाई इक्वल टू लिखा है रैंडम 2 + 1। तो अगर मैं फ्लाई को कंसिडर करता हूँ और इक्वल टू में लेता हूँ, यहाँ से देखिए ध्यान से, रैंडम के पास 2 + 1, तो रैंडम 2 से क्या वैल्यू जनरेट होगी बताइए, 0 से लेके 1 और दोनों में 1 जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब है फ्लाई की वैल्यू जाएगी 1 + 0 दैट मीन्स 1 और 1 + 1 दैट मीन्स 2। यानी फ्लाई में सिर्फ 2 ही वैल्यू आ सकती हैं, 1 और 2। आ रहा समझ में? तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि फ्लाई कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, या 1 या फिर 2। और वही 1 और 2 जो फ्लाई में आएगा वही बाद में सिटी फ्लाई में लिखा हुआ है। ये इंडेक्सिंग हो जाएगा है ना, क्योंकि ये किस इंडेक्सिंग पर है, 0 इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आता होगा आपको एरिया में करना। दिस इज 0 इंडेक्स फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड लास्ट वन इज 4। तो अगर मैं यहाँ पे सिटी फ्लाई लिखता हूँ तो सिटी फ्लाई का मतलब फ्लाई में पहला जो वैल्यू हो सकता है यहाँ से या 1 होगा या 2 होगा। तो इससे तो साफ साफ समझ में आता है कि फ्लाई में अगर 1 आता है तो फिर CHN प्रिंट होगा, और फ्लाई में अगर 2 आ जाता है तो फिर KOL यानी कि कोलकाता के लिए प्रिंट होगा। यानी 2 ही आउटपुट पॉसिबल हैं सर, किसी भी में भी आप चले जाएं, या CHN या फिर KOL। क्योंकि अगर DEL या BOM या BNG को प्रिंट होना है ना, तो फ्लाई के अंदर 0, 3 और 4 का आना जरूरी है। और 0, 3, 4 तो फ्लाई में कभी आ ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द रेंज, जो रेंज हमें मिली है। तो फ्लाई कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, सो वी गेट ओनली CHN या फिर KOL इन द आउटपुट। तो देखते हैं जो 4 आउटपुट हमें दे रखे हैं उनमें कहां पर सिर्फ KOL और CHN आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट नहीं हो रही है। देखिए आइए, तो यहाँ पे DL आ गया। देखिए DL नहीं आ सकता, क्योंकि DL आने के लिए फ्लाई में आना क्या जरूरी है, 0, जो कभी नहीं आ सकता। तो ये भी रेस से बाहर सर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, CHN आ रहा है, QL आ रहा है, CHN आ रहा है, ओके रिपोर्ट है, क्योंकि KOL आ सकता है, CHN आ सकता है, सभी में यही चल रहा है, ओके रिपोर्ट है। अब इसमें KOL आ रहा है, BOM कभी नहीं आ सकता, BNG भी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि BOM और BMG को आने के लिए फ्लाई में 3 और 4 का आना जरूरी है, वो भी पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि हर केस के लिए आप ध्यान रखिए, यहाँ पे भी फ्लाई की वैल्यू 1 हो सकती है या 2, इस आउटपुट के लिए भी फ्लाई की वैल्यू 1 हो सकती है या 2, और इस वैल्यू के लिए फ्लाई की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर 2। तो 1 और 2 के अलावा कोई आपको स्ट्रिंग उठाना ही नहीं है, या 1 इंडेक्स का स्ट्रिंग उठाना है या 2 इंडेक्स का उठाना है। तो उसके अलावा थर्ड आउटपुट भी रेस से बाहर हो गया। उसके बाद बचा फोर्थ आउटपुट, तो उसमें भी आप देख सकते हैं KOL, CHN, KOL आ रहा है, ओके रिपोर्ट है। तो इसका मतलब इन चारों आउटपुट में से कौन सी आउटपुट सही है, एक सेकंड और एक फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड आउटपुट हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, गलत रहेगी। देखिए कितना आसानी से हमने इसको बना दिया। सिर्फ खेल इस बात का है कि आप रैंडम को सॉल्व करिए और जिसके अंदर देखिए जो वैल्यू, जिसमें वैल्यू जो वेरिएबल में आएगी वो आपकी कौन सी हो सकती है, उसके हिसाब से आउटपुट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कॉपी करिए, फिर एक और ऐसा ही कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये नेस्टेड फॉर लूप पे चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमारे पास रैंडम हमने ले लिया, इंट में हमने पिकर ले रखा है। ठीक है, पिकर की जो वैल्यू है 1 + रैंडम 3 तक जा रही है। थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद कलर हमने एक 2D अरे लिया, जिसमें ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड, जैसे लास्ट टाइम हमने लिया था वैसे कुछ है। और इसमें फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप है, जिसको कहते हैं एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा होता है, तो उसको हम नेस्टेड फॉर लूप में लेकर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारा फॉर लूप है, इंट में i = 0, i <= पिकर चलेगा, और पिकर की वैल्यू यहाँ से आएगी, फिर i++, उसके अंदर फिर j आता है, j = 0 से स्टार्ट होगा, j i पे डिपेंडेड है, जैसे i का वैल्यू ऊपर से आएगा उसके अकॉर्डिंगली j भी प्रिंट होगा। और उसके बाद फॉर लूप के बाद सी आउट, कलर j लिखा है, देन सी आउट हैंडल कर दिया है। यहाँ पे समझने वाली बात ये क्या है, देखिए जब टीचर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जैसे कई बच्चे यहाँ पे सोचेगा कि फॉर लूप के बाद ये दोनों सी आउट एक साथ चलेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब अगर हम यहाँ पे ब्रेसिस नहीं लगाते हैं तो C++ में जो सिंगल स्टेटमेंट ही उस फॉर लूप में इंक्लूड होगी। मतलब ये वाला जो सी आउट में हैंडल लिखा हुआ है ये इस फॉर लूप में इंक्लूड नहीं होगा। जब ये फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब J0 से लेकर I तक पूरा चल जाएगा, अपने आप को पूरा रिपीट करेगा, फाइनल वैल्यू देने के बाद फिर आपको सी आउट हैंडल करना है। ये नहीं कि हर आउटपुट के बाद आप हैंडल कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सी आउट इसमें फॉर लूप में इंक्लूड नहीं है। अगर आप ब्रेसिस नहीं लगाओगे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं बनती है फिर उसमें। ठीक है, वो सिंगल स्टेटमेंट ही रह जाती है फिर। चलिए, तो अब ये 4 आउटपुट्स हैं हमारे पास, अलग अलग दे रखी हैं, और बताना है इनमें से कौन सी आउटपुट सही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पिकर के पास चलते हैं। आइए, तो यहाँ से विजिबल होगा सबको। तो पिकर की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 1 + random 2,
यानी कि अब ये तो जनरेट करेगा सर 0 से लेके 1 तक, है ना। रैंडम 2 क्या जनरेट करेगा 0 से 1 तक। तो अब पिकर की जो वैल्यू होगी वो इनिशियल वैल्यू क्या होगी पिकर की बताओ। तो 1 + 0 से 1 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 होगी। मतलब पिकर में सिर्फ 2 ही वैल्यू आ सकती है, 1 और एक 2। आ रहा है समझ में। तो पिकर या फिर 1 लेगा या फिर पिकर की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, 2 हो सकती है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आई देखो ये वाला लूप जो है इसमें आई आ रहा है, तो आई देखिए कहीं पर भी प्रिंट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं सी आउट में कहीं आई इस्तेमाल नहीं हुआ, सी आउट में जो इस्तेमाल हुआ है वो जे हुआ है। तो आई जो क्या कर रहा है वो कितनी बार अंदर वाला लूप चलेगा उसको फोकस कर रहा है ना। ये कितनी बार चलेगा वो तो जे पे डिपेंड करता है, लेकिन जो अंदर वाला लूप है ये वाला, ये अंदर की जो 2 लाइनें हैं, मतलब इस फोर लूप के साथ ये 2 लाइनें जो दिख रही हैं आपको, ये 2 लाइनें, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी वो तो आई ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आई की जो वैल्यू है इतना तो पता है कि 0 से स्टार्ट करेगी। अब पिकर के अंदर 2 ही वैल्यू आ सकती है, या फिर 1 और या फिर क्या आ सकती है बताओ 2 आ सकती है ना। 2 ही वैल्यूज जो है पिकर के अंदर पॉसिबल हैं जो कि पिकर के अंदर आप ले सकते हैं। तो या फिर आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं या फिर आप 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। और अगर मैं पिकर पहले स्टार्टिंग में 1 रखता हूँ सपोज करिए, है ना, तो आई <= 1 हो गया। तो फिर बताओ कि ये देखो यहाँ पर हो क्या रहा है आपको थोड़ा समझना होगा। जैसे अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर 4 बार चल रहा है तो आई इसका मतलब है 4 बार चला होगा। क्योंकि ये कितनी बार चलेगा, रो कितनी बार चलेगा वो आपके डिपेंड कर रही है आई पर, लेकिन हर आई पर जे कितनी बार चलेगा वो डिपेंड करता है किस पर, अंदर वाले लूप पर डिपेंड करता है, इनर लूप पे। या आउटर लूप हो गया, इनर लूप हो गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर ये 4 बार प्रिंट हो रहा है तो उसका मतलब आई जो है 4 बार चला होगा। जैसे आई पहले 0 के लिए, जैसे ये 0 के लिए होगा, फिर ये 1 के लिए, फिर ये 2 के लिए, फिर ये 3 के लिए, ऐसा कुछ होना चाहिए फिर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है बस। अब जैसे यहाँ पर अगर आई 3 रोज ही बन पाई है तो मतलब आई 3 बार चला है, 0 पे, फिर 1 पे और फिर 2 पे। ऐसे यहाँ पर ऐसे इधर हो रहा है, सेम चीज है। तो आई जो है वो <= पिकर है, आई <= पिकर है। अगर पिकर में पहली वैल्यू हमारे लिए क्या आ सकती है बताओ, यहाँ पे 1 आ सकती है। तो आई अगर 0 से स्टार्ट होगा फिर उसका मतलब और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक चलेगा, तो यहाँ पर आई कितनी बार चलेगा, सिर्फ 2 बार। एक 0 के लिए चलेगा और एक 1 के लिए, मतलब 2 रोज पॉसिबल हो पाएंगी। तो 2 रो वाली आउटपुट कौन सी है यहाँ पर देखिए, ये वाली आउटपुट है। ये वाली जो आउटपुट है ये हमारी 2 रो पे चल रही है। आ रहा है समझ में, ये वाली जो आउटपुट है हमारी ये 2 रोज पे चल रही है। और अगर यहाँ पर हमारी पिकर की वैल्यू सपोज करिए 2 हो जाती है तो फिर आई कब तक चलेगा, 0 पे चलेगा, फिर एक 1 पे चलेगा, फिर एक 2 पे चलेगा। मतलब आई उस केस में कितनी बार चलेगा फिर आपका 3 बार चलेगा। आ रहा है समझ में, उस केस में आई 3 बार चलेगा तो 3 रोज प्रिंट होंगी। तो 3 रोज वाली जो आउटपुट्स हैं वो एक ये होगी, इसमें 3 रोज आ रही देख सकते हैं, और 3 रोज वाली आउटपुट एक ये भी हो सकती है। देखिए ये वाली आउटपुट कभी नहीं आ सकती, इस आउटपुट का आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो फिर क्या होगा, जैसे ये वाला जब चलेगा तो आई कितना होगा 0, फिर ये चलेगा तो आई कितना होगा 1, ये चलेगा तो आई कितना होगा 2, ये चलेगा तो आई कितना होगा 3। तो वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 से आई की वैल्यू मैक्सिमम पिकर तक जा रही है तो 2 तक जा सकती है, आई मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, आई 3 पे तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम 3 रोज या फिर 2 रोज तो प्रिंट हो ही सकती हैं। तो इस आउटपुट को तो मैं वैसे ही केस को बाहर कर दूंगा, तो ये आउटपुट तो कभी हो नहीं पाएगी। ठीक है, आप समझा दिए कि आउटपुट क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिकर के हिसाब से आई कभी 3 तक नहीं जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं, इस आउटपुट को अगर हम देखें, अब देखो क्या हो रहा है, ये आउटपुट पॉसिबल है क्योंकि आई इस पे 0 रहेगा, इस पे 1 रहेगा, इस पे 2 रहेगा, तो आई मैक्सिमम 2 तक तो जाएगा ही जाएगा। अब हर जे की वैल्यू आई पे डिपेंडेंट होती है। जैसे फर्स्ट अगर हम रो देखें तो उसके लिए आई 0 होगा और जे स्टार्ट होगा 0 से, और फिर आई यहाँ पर 0 रहेगा फर्स्ट रो के लिए, जब पहली बार आई अंदर आएगा, क्योंकि हर आई पर जे चलेगा उतनी बार जितनी बार आई की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है, इनर आउटर लूप की कहानी अगर थोड़ा बहुत समझ में आपको पहले से आती हो तो जरूर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर अब जे अगर देखो, मैं वैसे तो मैं आंसर सीधा बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप समझने वाली बात देखो क्या है कि यहाँ पर इंट जे इक्वल टू 0 दे रखा है ना। अगर जे 0 से, देखो अब फाइनल वो कहाँ तक जाए डज नॉट मैटर, लेकिन स्टार्टिंग तो 0 से ही होगा ना सर, ये तो वैल्यूज बदल नहीं रहे, चाहे कोई सा भी लूप के अंदर आ जाओ आप। तो जब जे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा तो उसके हिसाब से कलर जे होगा। अब जे की वैल्यू इनिशियली तो 0 ही होगी ना सर, मतलब जब स्टार्टिंग वैल्यू प्रिंट होगी पहली रो पे तो वो 0 इंडेक्स वाली प्रिंट होगी। तो कलर के 0 इंडेक्स पर क्या पड़ा है, देखो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 और ये 3 है, तो 0 इंडेक्स पे तो सर ब्लू पड़ा हुआ है। तो फिर सर कभी पिंक से स्टार्टिंग नहीं हो सकता और कभी ग्रीन से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता।
तो मैं तो बिना लूप चलाए बता दूंगा कि इसमें ये दोनों आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड, इसमें सिर्फ एक आउटपुट पॉसिबल है जो कि फोर्थ सही है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं आपको लॉजिकली लेके चल रहा हूँ। देखो तो अब देखो यहाँ पर आई जीरो हुआ, तो उस केस में जे जीरो से स्टार्ट होगा। अब जे जीरो से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आएगा कलर जीरो। अब कलर जीरो के लिए प्रिंट होना चाहिए पहले ब्लू, तो यहाँ प्रिंट हो गया पहले पिंक, तो वैसे ही गलत हो गया सर। तो ये आउटपुट बाहर होगी रेस से, ये तो पहली रेस से बाहर थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 बार ही प्रिंटिंग हो पाई है, तो 2 बार प्रिंटिंग पॉसिबल तभी होगी जब पिकर की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर 1 उठेगी, क्योंकि एक बार आई जीरो रहेगा और अगली बार आई फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 रोज प्रिंट होंगी उसके लिए। लेकिन पहली रो के लिए तो फिर आई जीरो होगा और दूसरी के लिए आई 1 हो जाएगा। तो लेकिन अब जब यहाँ पे आई जीरो रखेंगे तो आई जीरो रखेंगे तो यहाँ जे जीरो से फिर स्टार्ट होगा। अब जे जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो तो फिर से ब्लू से स्टार्ट होना चाहिए था। तो वही मैं आपको समझा चुका हूँ कि वैसे यहाँ पर ये 2 आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जे ने हमेशा जीरो से स्टार्ट होना है और कलर ऑफ जे की मदद से पहले वैल्यू ब्लू ही प्रिंट होनी चाहिए थी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये आउटपुट बिल्कुल करेक्ट कैसे है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि दोनों मैंने आउटपुट क्यों बाहर कर दी रेस से, बट मैं ये समझाता हूँ कि अब ये ही इसकी सबसे बेस्ट आउटपुट क्यों हो रही है ना। उससे आपको लूपिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। देखो कैसे। अब देखो अगर ये ब्लू पहला प्रिंट हो रहा होगा तो यहाँ बताओ आई कितना होगा 0, यहाँ पे आई कितना होगा 1 और यहाँ पे आई कितना होगा 2। वो हो सकता था क्योंकि पिकर की मैक्सिमम 2 उठाएगा। अब ध्यान से चलना, देखो अगर आई यहाँ पे 0 है तो जे कहाँ से स्टार्ट करेगा, ध्यान से देखना। तो आई 0 हो जाएगा यहाँ पर जब, तो जे 0 से स्टार्ट करेगा और 0 तक चलेगा, तो मतलब आई जे कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार। समझ में आ रही है, एक ही बार चल पाएगा। तो जे यहाँ पे सिर्फ एक बार चल पाएगा। ध्यान से देखना, आगे चलना। आई जब नेक्स्ट वाले के लिए 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 रख दो, यहाँ पे 1 एज्यूम करो। अब जे 0 से शुरू होगा एक प्रिंटिंग, फिर 0 के बाद आई 1 तक भी जाए, जे 1 तक भी जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है। तो जे एक बार 0 के लिए चलेगा, फिर एक 1 के लिए चलेगा। आ रहा है समझ में। फिर यहाँ आई 2 हो जाएगा, तो बताओ जे कब तक चलेगा 0, क्योंकि आई अगर मैं 2 कर देता हूँ 1 की जगह पे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 2, क्योंकि जे प्लस प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर हर रो पे एक प्रिंटिंग, यहाँ पे हर रो पे 2 प्रिंटिंग और यहाँ पे हर रो पे 3 प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग स्टार्ट हमेशा 0 से। तो आप देखो ध्यान से, जब जे 0 होगा तो 0 पे एक ही प्रिंटिंग हो पाएगी, एक बार जे चलेगा, ब्लू प्रिंट हो जाएगा, खत्म कहानी। ब्लू प्रिंट हो गया, लूप खत्म हो गया, एंडल होके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ये देखिए, अब नेक्स्ट वाली जब आई चेंज होगा तो 1 हो जाएगा, उसके हिसाब से जे की 2 वैल्यू हो जाएंगी, 0 और फिर एक 1 हो जाएगी। आ रहा है समझ में। तो जब जे 0 होगा तो ब्लू प्रिंट हो जाएगा, फिर जे जब दोबारा घूमेगा तो 1 हो जाएगा। एंडल नहीं आएगा सर, अभी एंडल तब आएगा जब जे पूरा घूम के खत्म हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, मैं बात पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो जे 0 पे ब्लू और जे 1 पे क्या प्रिंट हुआ, पिंक। ठीक है, ब्लू के ठीक बाद पिंक प्रिंट होगा, एंडल चलेगा ही नहीं। एंडल कब चलेगा, जब ये पिंक प्रिंट हो चुका होगा, मतलब जे की कहानी पूरी खत्म हो गई। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये आई 1 के लिए जे 2 बार प्रिंट कर गया, एक ब्लू और एक पिंक। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर आई चेंज होकर 2 हो जाएगा तो जे कितनी बार चलेगा, 3 बार, 0 1 2। तो ये देखो 0, फिर ये 1, फिर ये 2। तो 0 पे क्या प्रिंट होगा, 0 पे देखिए ब्लू, फिर 1 पे क्या प्रिंट होगा, पिंक, और 2 पे क्या प्रिंट होगा, देखिए ग्रीन। तो क्लियर हो रहा है। तो आई के अकॉर्डिंगली जे अपनी वैल्यू को चेंज करेगा और अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा, लेकिन स्टार्ट हमेशा से ब्लू से ही होगा। ये आउटपुट भी पॉसिबल हो पाती अगर पिकर की वैल्यू और मैक्सिमम 3 तक जाती, तब ये पॉसिबल थी, आउटपुट ओके रिपोर्ट आता फिर आपका। लेकिन यहाँ पर इसलिए वैल्यू नहीं आ पा रही क्योंकि 4 बार तो आई चल ही नहीं सकता कभी भी। आई की मैक्सिमम चलने की जो कैपेसिटी है वो 3 बार है सिर्फ। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें टीचर अगर आपको देता है तो बच्चा इसमें फंसता ही फंसता है। और थोड़ा लॉजिकली चलिए, कुछ आउटपुट तो हम बिल्कुल 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं कि हाँ भाई ये नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें पकड़ने वाली होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पिंक से स्टार्ट हो रहा है, ग्रीन से। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पकड़ लोगे तो कुछ आउटपुट तो वैसे ही आप हटा सकते हो। ठीक है, बट फिर भी लॉजिकली साउंड होना पड़ेगा, तभी आप रैंडम के क्वेश्चन बना सकते हो। अदरवाइज ये हाथ में नहीं आता बच्चों के कभी भी। इसमें स्टूडेंट क्या, टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको करिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और एक अच्छा सा करा देते हैं ताकि रैंडम बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाए। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर उतना इसमें आपको फायदा मिलेगा। चले, तो इसे कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हमारे पास वाइडनिंग स्टार्ट कर दिया, रैंडमाइज फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटर में वैल नाम का वेरिएबल लिया है, उस पर रैंडम 3+2 लिखा है। तो इसका मतलब वैल में क्या क्या आ सकता है देख लेते हैं। तो वैल इक्वल टू यहाँ पर हो गया सर रैंडम 3 और +2। तो रैंडम 3 से क्या जनरेट होगा सर, 0 से लेकर 2 तक। तो फिर 0 में भी 2 जुड़ जाएगा तो 2, और 2 में 2 जुड़ गया तो 4। तो 2 से लेकर 4 तक, यानी कि वैल की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो आपकी आ सकती हैं, क्या क्या देख सकते हैं यहाँ से आप। तो वैल या 2 आ सकता है, या 3 या 4। यानी मिनिमम वैल्यू वैल की 2 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू वैल की 4 रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
उसके बाद यहाँ पर उसने फॉर लूप चला दिया, ये तो एरे बना दिया, ठीक है। अब इस एरे की मैंने इंडेक्सिंग जो है पहले से कर रखी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको काम पहले ही कर लेना है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन मिलने तो अगर आपको लगता है वहाँ पे एरे दे रखा है 1D एरे 2D एरे, तो आप उसकी इंडेक्सिंग करके रख लो, जैसे मैंने यहाँ पे करके रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है, तो आउटर लूप I1 से स्टार्ट होगा और वैल तक चलेगा। देखिए अब वैल की वैल्यू तो सर 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। तो अब ये देखो ये आउटर लूप है, तो आउटर लूप क्या प्रिंट करेगा, रोज, और हर रो में कितनी बार वैल्यू प्रिंट होगी वो इनर लूप संभालेगा। इस तरह से दिमाग में काम करिए। आउटर लूप क्या संभालता है, रोज को। रोज मतलब कितनी रोज बनेंगी, 1 2 3 4, और हर रो में कितनी बार आपकी प्रिंटिंग चलेगी वो जे संभाल लेगा, इनर लूप। तो अगर मैं आई तो इतना तो कन्फर्म है कि 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं वैल की वैल्यू 2 रखता हूँ सपोज करिए, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितनी रोज बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 रोज का भी आउटपुट है, 2 रोज 4 रोज और 4 रोज, ठीक है। चलिए तो अगर मैं वैल यहाँ पे लेता हूँ कितना, सबसे पहले हम वैल की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, कितनी 2 रख सकते हैं ना। तो बताइए फिर आई कितनी बार चलेगा, 1 पे चलेगा। अगर वैल मैंने यहाँ 2 रख दिया तो 1 और 2 दो ही बार चल सकता है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 रोज बनेंगी मैक्सिमम, तो 2 रोज आ सकते हैं। 2 रोज और वाली आउटपुट ये रही और एक ये रही, चलो ठीक है, ओके रिपोर्ट है। उसके बाद हमारा अगर वैल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, तो फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, 3 रोज आ सकती हैं। तो 3 रोज वाली तो आउटपुट कोई है नहीं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है वैल 4, तो आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 और 3 और 4, तो 4 रोज भी बन सकते हैं। तो 4 रोज वाली भी 2 आउटपुट है, 3rd और 4th, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 2 रोज पॉसिबल है, 3 रोज पॉसिबल है, 4 रोज पॉसिबल है। चलिए अब अंदर आते हैं, इनर लूप पे आइए। फॉर लूप चलता है इंट जे इक्वल टू वैल, मतलब जे हमेशा वैल से चालू करेगा। अब वैल की वैल्यू या फिर सर 2 हो सकती है, तो जे या फिर 2 से स्टार्ट करेगा, जे या फिर 3 से या 4 से। इतना तो क्लियर हो रहा है ना। तो जे अगर सपोज करो 2 से स्टार्ट करता है, अब देखो स्टार्टिंग वैल्यू चेक करो ना, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू बी है, हर रो पे जो वैल्यू जहां से स्टार्ट हो रही है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें इतना पता था कि हमें एंड कहाँ पे करना है, इस क्वेश्चन में हमें इतना पता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, सॉरी एंड कहाँ पे करना है, सॉरी गलत बोल रहा था। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये पता था कि हमें शुरू कहाँ से करना है ना। आप क्या था, लास्ट वाले क्वेश्चन में जे हमेशा जीरो से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारा शुरुआत का तो हमें फिक्स नहीं है, बट आखिरी वैल्यू सर फिक्स है। आप देख सकते हैं अब मैं शुरू जहां मर्जी से करूं जे की वैल्यू प्रिंटिंग, लेकिन खत्म देखो 7 पे ही करना है। तो 7 आउटपुट पे कौन सी वैल्यू बैठी है, देखो एच, यानी सारी आउटपुट एच पे खत्म होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो आप देख सकते हैं सारी आउटपुट यहाँ पे एच पे खत्म हो रही है। अच्छा सारी नहीं हो रही सर, ये देखो ये आई वाली, ये आई पे खत्म होगी, तो ये वाली आउटपुट तो सर रेस से बाहर कर दो आप। ये वाली आउटपुट सर रेस से बाहर है। क्यों सर ये रेस से बाहर है, क्योंकि आप एच तक नहीं, जे की वैल्यू जो है मैक्सिमम 7 तक जाएगी, तो 7 पर आपको एच तो प्रिंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ से जहां मर्जी स्टार्ट कर लें, आपकी आखिरी वैल्यू तो 7 पे जाएगी ना सर। और 7 के हिसाब से गैस जे जब 7 प्रिंट होगा तो गैस 7 पे तो एच ही प्रिंट होगा आखिरी में। तो ये तो सर आ ही नहीं सकता। तो एच वाली 3 आउटपुट है, एक ये सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, तो फोर्थ तो मैंने ऐसी रेस से बाहर कर देखा, मैंने बताया था ना। तो लॉजिकली चलोगे तो कुछ आउटपुट आप इजिली बाहर कर सकते हो। चलिए तो फिर अब पकड़ते हैं कि इन तीनों में से कौन सी आउटपुट सही है। अब देखो अगर मैं 2 वैल्यू पे फोकस करता हूँ ना, इन 2 पे फोकस कर लेता हूँ पहले। चलो इन 2 पे फोकस करूंगा, तो यहाँ पर अगर 2 ही रोज प्रिंट हो पाई है, तो फिर आप इस वाले केस में, क्योंकि 2 रोज प्रिंट तभी होंगी जो वैल 2 आएगा, है ना। वैल 2 आएगा तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वैल की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगी। तो 2 से अगर यहाँ पे 2 रोज आ रही है, इधर भी 2 रोज आ रही है, तो वैल 2 से स्टार्ट होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में। तो फिर जे 2 से स्टार्ट होगा। अब 2 पे कौन बैठा है, देखो सी। तो अगर 2 पे सी बैठा है तो आप बी से शुरुआत तो कर ही नहीं सकते। आ रहा है बात समझ में। भाई बी से शुरुआत करने के लिए तो जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए थी, 1। तो वैल तो 1 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर 2 रोज प्रिंट हो चुकी हैं, मैं जान चुका हूं, तो फिर वैल 2 हो चुका है, तो इसका मतलब 2 रोज पे वैल 2 हो चुका है। तो वैल यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, तो जे तो 2 से स्टार्ट करेगा ना सर, और 7 तक जाएगा फिर। तो ये देखो 2 3 4 5 6 7, तो सी डी ई एफ जी एच। तो देखो सी डी ई एफ जी एच आ रहा है समझ में। और दूसरी रो में भी यही सेम प्रोसेस फॉलो हो जाएगा फिर, है ना। दूसरी रोज में अगर सी डी ई एफ जी एच आ रहा है, दूसरी रोज के लिए भी यही आउटपुट क्यों आ जाएगी, देखो क्योंकि दूसरी रोज में भी वैल आपका 2 ही रहेगा, क्योंकि आई का यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जे आई पे डिपेंड कर रहा था, तो हर बार कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे थे, बट इस बार तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जे हमेशा वैल से स्टार्ट करेगा, 7 पे खत्म हो जाएगा। तो वैल यहाँ पर 2 फिक्स हो गया, और जे की आखिरी वैल्यू 7 फिक्स होगी, तो फिर से सी डी एफ जी एच अगली रो पे भी वही आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको। तो ये I1 पे, और ये यहाँ पर I1 है, यहाँ पे I2 है, लेकिन हर I पर J जो चलेगा 2 से 7 तक चलेगा, ये तो गारंटेड है सर। तो 2 से 7 तक चलेगा तो ये आउटपुट आ जाएगी। तो ओके रिपोर्ट है सर, ये सेकंड आउटपुट आपकी आ सकती है। फर्स्ट तो हमने रेस से बाहर पहले कर दी।
तो ये आउटपुट भी रेस से बाहर होगी। तो फर्स्ट बाहर होगी, फोर्थ बाहर होगी, सेकंड रेस पे बनी हुई थी, चल गया मामला। अब बचती है हमारी थर्ड आउटपुट। चलो चेक करते हैं ये आउटपुट सही है कि नहीं है। चलिए, अगर ये स्टार्टिंग ई से हो रहा है तो अगर यहाँ पर प्रिंटिंग ई से स्टार्ट हुआ है तो जे वैल होना चाहिए। तो वैल ई पे कितना होना चाहिए? देखिए ई 4 है, तो क्या वैल्यू 4 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए तो वैल 4 पे आ गया सर। तो यहाँ अगर मैं वैल की वैल्यू 4 फिक्स कर देता हूँ तो 4 से चालू करके 7 पे खत्म करना है सर। तो ये देख सकते हैं 4 5 6 7 यानी ई एफ जी एच। और यहाँ पर अगर वैल 4 है तो आई की 4 वैल्यू थी तो 1 2 3 4, तो 4 रो से प्रिंट होंगी सर। ये देखो 4 रो प्रिंट हो रही है, ये आई 1 के लिए, ये आई 2 के लिए, और ये आई 3 के लिए, और ये आई 4 के लिए। और हर रो पे जे चलेगा दो, जे कहां से कहां तक चलेगा? 4 से 7। क्लियर है ना? 4 से 7। तो हर इसमें जो वैल्यू रहेगी जे की वैल्यू 4 से 7 तक रहेगी। ये देखिए, तो बस अब हम 4 से 7 तक देख रहे हैं। तो ये एफ जी एच, ये एफ जी एच, ये एफ जी एच, ये एफ जी एच। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से देखिए मैंने अब पता कर लिया। तो इसमें आपके दो आउटपुट सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए रहेगा, एक वो सेकंड रहेगा और एक हमारे लिए थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ नहीं आ सकता सर। तो लॉजिक पे ही काम करना है सर। आपको रेंज बना के रखना है। जैसे मैंने शुरू में पता कर लेते वैल की लूप कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग आई को पकड़ो, क्योंकि उससे आउटर लूप चलता है। देखिए आउटर इनर लूप की कहानी बहुत सिंपल रखना। आउटर लूप जो होता है वो रो संभालता है, और हर रो में कितनी बार वैल्यू प्रिंट होती है वो इनर लूप को संभाल लेता है। फिर इनर लूप पे फोकस करो, इनिशियल वैल्यू कितना है, क्योंकि लूपिंग पे दो चीजें फोकस करनी पड़ती है, स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक लेके जाना है, खत्म कहाँ करना है। फिर उसको प्लस प्लस करना है कि माइनस माइनस। तो यहाँ पे दोनों में प्लस प्लस चल रहा था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 5 बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए हैं। तो आप ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और पिछले साल के पेपर निकालिए। और हर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें यही मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट मतलब जो होता है यही होता है हमेशा रैंडम फंक्शन, अगर आप क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस पेपर की बात करते हैं C++ की। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी मैं आपको ऐसी और अच्छी वीडियोस जो हैं ला के दूंगा, ताकि आपका जो C++ का पेपर है वो बढ़िया ढंग से निकल जाए, जो अभी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन की वजह से पेपर अभी रुके हुए हैं, क्या पता पेपर कब होंगे। तो अपनी मेहनत आप लगाए रखें, बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको जो छोटे छोटे टॉपिक जो काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं बच्चे के लिए, वो हम आपको ला के देंगे अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।